हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको पता है कि आपकी जो सुबह की क्लास हुई है उसी का ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जो क्लास हुई है उसका आपका ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है कि जो पंचायती राज से संबंधित आपका जो आज की सुबह की जो क्लास हुई है वो हुई है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है, आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। ठीक है, तो अगर सुबह की क्लास आपने अच्छे से अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपको पता है जो पंचायती राज संस्थाओं का जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसको ध्यान रखना है कि यह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और पंचायती राज जो है आपको पता है कि जो अनुसूची 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है और उसमें 29 विषय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज में इस अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय होते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करें तो यह अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्यमवर्ती यानी ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था आती है। आपको पता है कि जो 3 स्तर होता है, तो हमने देखा था 1, 2, 3 करके। तो पहले पे कौन सा आता है, तो ग्राम पंचायत आता है। दूसरे पे कौन सा यानी मिडल में कौन सा आता है, तो पंचायत समिति आती है। और थर्ड पे जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत फर्स्ट पे आती है और पंचायत समिति जो होती है दूसरे पे नंबर पे आती है और थर्ड पे आती है जिला परिषद। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट जवाब होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से मध्यमवर्ती स्तर पर होती है जो ब्लॉक स्तर पे कार्य करती है। तो ये मिडल में है, आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे कौन कौन आता है त्रिस्तरीय प्रणाली। आपको पता है जहाँ पे 20 लाख या वहाँ की जो जनसंख्या 20 लाख या प्लस होती है वहाँ पे जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल लागू किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है। आपको पता है उसमें एक ग्राम सभा होती है। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते हुए मैंने बोला था, तो आई होप आपने नोट किया होगा। राज्य सरकार के लिए कानून बनाने का काम इसका करता है ये, या पंचायत के बजट और विकास योजनाओं पर चर्चा करना, स्थानीय करों को लागू करना और वसूलना, और प्रधानमंत्री को चुनना। तो आपको पता है जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जो गांव के जो 18 प्लस जो मेंबर होते हैं यानी जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक हो गई है वो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वो मिलकर क्या करते हैं, ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो ग्राम सभा का काम क्या होता है, तो पंचायतों के बजट और विकास परियोजनाओं जो योजनाओं पर चर्चा करना है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ग्राम सभा गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक सभा है जो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है और उसके बजट तथा योजनाओं पर चर्चा करती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 80+ जो पंजीकृत मतदाता है यानी जो वोटर्स हैं उनकी जो क्या होती है वो मिलकर क्या करते हैं, ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, है ना। अगला कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण की गई। आपको पता है कि पंचायती राज की तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो हमने देखा था कि कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया था उसमें, तो कुल सीटों का 1/4 या आधा 50% या 1/3 या कोई आरक्षण नहीं। तो आपको पता है जो पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है वो 1/3 है, यानी 1/3 किया गया है, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है तीनों स्तरों पे। ठीक है, पंचायत राज के तीनों स्तरों पे यानी ग्राम पंचायत ब्लॉक के स्तर पे और जिला परिषद के स्तर पे तीनों स्तर पे 33% आरक्षण उनको दिया गया है महिलाओं को। अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटों का आरक्षण करना अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो पंचायतों के चुनाव कराने के लिए, या राज्य सरकार को ग्रामीण विकास की नीतियों पर सलाह देने के लिए, या पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और धन के वितरण की सिफारिश करने के लिए,
या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट तैयार करने के लिए। तो आपको पता है जो राज्य वित्त आयोग है उसका जो उद्देश्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और धन के वितरण की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देखें तो जो राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारे की सिफारिश करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ करता है, या ग्राम पंचायत का सचिव करता है, या ग्राम पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष करता है, या जिला कलेक्टर करता है। तो आपको अगर ध्यान होगा कि अगर ग्राम सभा आपको पता होगी कि ग्राम सभा का निर्माण किससे होता है तो आपको उसके अध्यक्ष को चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ग्राम पंचायत का सरपंच और अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करता है ग्राम सभा के अध्यक्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता ग्राम पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष करता है, जो गांव के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी उसकी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है, यानी जो राज्य का चुनाव आयोग है उसका वर्क क्या है, वो कौन सा काम करता है। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए धन का वितरण करना, या पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराना, या ग्रामीण विकास योजनाओं को तैयार करना, या ग्राम पंचायतों को कानूनी सलाह देना। तो ऑब्वियस सी बात है चुनाव आयोग का क्या होगा, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के लिए नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराना है। हर 5 साल में आपको पता है कि राज्य जो चुनाव पंचायती राज का चुनाव होता है 5 साल में, और जो व्यक्ति कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 21 प्लस हो गई है वो जो पंचायत राज का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाना था, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना था, या राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्ता को समाप्त करना, या केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था। तो जो पंचायती राज प्रणाली थी उसको शुरू करने का जो मेन उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। पंचायती राज संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को अपने विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी पंचायती राज में तो जो त्रिस्तरीय मॉडल है इसकी सिफारिश किसने की थी। तो अशोक मेहता समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, LM सिंघवी समिति ने की थी, या GVK राव समिति ने की थी। तो जो इसकी सिफारिश है आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। ठीक है, 1957 में इसकी सिफारिश की थी। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था उन्होंने। और ये अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों को अपनी गतिविधियों के लिए धन कहाँ से मिलता है। तो केवल केंद्र सरकार से, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और स्थानीय करों से, केवल विदेशी सहायता से, या गैर सरकारी संगठनों यानी NGO से। तो जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो पंचायती राज संस्थाओं को जो धन मिलता है वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और स्थानीय करों से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले फंड और स्थानीय करों जैसे संपत्ति कर और बाजार शुल्क से प्राप्त धन से क्या करते हैं, ये अपनी सहायता करते हैं। ठीक है, या अपनी गतिविधियों के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।